नमस्कार। आज हम 8वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 4 हरिद्वार के प्रश्न उत्तरों का पार्ट 2 करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 किया था। अगर किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न है और हैं का उपयोग। इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दीजिए। विशेष आश्चर्य का विषय यह है कि यहाँ केवल गंगा जी ही देवता हैं, दूसरा देवता नहीं। यूं तो वैरागियों ने मठ मंदिर कई बना लिए हैं। आप जानते ही हैं कि एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ है का प्रयोग किया जाता है। तो एक वचन के साथ है का और बहुवचन के साथ हैं का प्रयोग किया जाता है। और बहुवचन संज्ञा शब्दों के साथ हैं का सोचिए, गंगा शब्द एक वचन है। गंगा शब्द क्या है? एक वचन है। फिर भी इसके साथ हैं क्यों लिखा गया है? ठीक है, तो इसका कारण यह है कि कभी कभी हम आदर सम्मान प्रदर्शित करने के लिए एक वचन संज्ञा शब्दों को भी बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं। इसे आदरार्थ बहुवचन प्रयोग कहते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे पिताजी सो रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं। पिताजी को सम्मान देने के लिए, आदर देने के लिए, प्रधानमंत्री जी को आदर देने के लिए हैं का प्रयोग किया जा रहा है एक वचन के साथ। ठीक है, अब आदरार्थ बहुवचन को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रधानाचार्य जी विद्यालय में नहीं हैं। ठीक है, प्रधानाचार्य जी को आदर देने के लिए, सम्मान देने के लिए हैं का प्रयोग किया जाएगा। वे अभी सभा में उपस्थित हैं। माता पिता हमारे जीवन के मार्गदर्शक होते हैं। अपने माता पिता को भी सम्मान देने के लिए हम हैं का प्रयोग करेंगे। हमें उनका कहना मानना चाहिए। मेरी बहन बाजार जा रही है। ठीक है, वहां से किताबें ले आएगी। अब बहन एक वचन है, ठीक है, तो उसके लिए है का प्रयोग किया जा रहा है। अब माता पिता के लिए हम हैं का प्रयोग करते हैं क्योंकि हम उनका सम्मान करते हैं। प्रधानाचार्य जी, ठीक है, उनके लिए भी सम्मान के लिए हमने हैं का प्रयोग किया है। बाहर फेरी वाला आया है, उसे बुला लाओ। फिर डाकिया जी आए हैं। अब डाकिया जी के साथ, अब डाकिया के साथ जी का प्रयोग किया गया है, यानी उन्हें सम्मान आदर दिया जा रहा है, तो इसके साथ भी हैं का प्रयोग किया जाएगा। तो जैसे पहले वाक्य में देखें, प्रधानाचार्य के साथ जी का प्रयोग हुआ है, यानी कि उन्हें आदर दिया जा रहा है, तब भी हैं का प्रयोग। तो यहाँ पर डाकिया के लिए भी हैं का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि उन्हें भी यहाँ पर सम्मान दिया गया है। डाकिया जी आए हैं, उन्हें भी बुला लाओ। फिर अगला देखिए, आप तो बहुत दिन बाद आए हैं, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब बहुत विद्वान हैं, उनसे परामर्श लेना चाहिए। आपके माता पिता कहाँ हैं? क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? ये हमारे हिंदी के अध्यापक हैं, हम इनसे बहुत कुछ सीखते समझते हैं। ठीक है, फिर बंदर पेड़ पर उछल कूद कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कई बंदरों की बात हो रही है। अब अगला प्रश्न देखिए, भावों की पहचान। नीचे कुछ पंक्तियां दी गई हैं, सोचिए कि इनमें कौन सा भाव प्रकट हो रहा है, पहचानिए और चुनकर लिखिए। ठीक है, तो ये हमें हेल्प बॉक्स दिया गया है, तो इसमें से आप छांट सकते हैं। जैसे, उस समय के पत्थर पर का भोजन का सुख सोने की थाल के भोजन से कहीं बढ़ के था। तो इस पंक्ति में, इस वाक्य में कौन सा भाव प्रकट हो रहा है? संतोष का, संतुष्टि का। ठीक है, दूसरा, चित्त में बारंबार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होता था। तो इसमें वैराग्य, ठीक है, वैराग्य का, भक्ति का भाव उत्पन्न हो रहा है।
श्रद्धा का भी आप लिख सकते हैं। फिर तीसरी पंक्ति देखिए, पंडे भी यहाँ बड़े विलक्षण संतोषी हैं। तो यहाँ पर भी संतोष का भाव उत्पन्न हो रहा है। आश्चर्य भी लिख सकते हैं आप कि वहां के पंडों को देखकर आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो रहा है कि वो कितने विलक्षण हैं। अगला देखिए, हर तरफ पवित्रता और प्रसन्नता बिखरी हुई थी। तो यहाँ पर शांति का भाव उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, श्रद्धा का, प्रेम का, ठीक। अगला देखिए, सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं। तो यहाँ पर परोपकार का, करुणा का, दया का भाव, ठीक है। अगला प्रश्न, काल की पहचान। यहाँ हरि की पैड़ी नामक एक पक्का घाट है और यहीं स्नान भी होता है। आप जानते ही होंगे कि काल के 3 भेद होते हैं, ठीक है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। परस्पर चर्चा करके पता लगाइए कि ऊपर दिए गए वाक्य में कौन सा काल प्रदर्शित हो रहा है। सही पहचाना, यह वाक्य वर्तमान काल को प्रदर्शित कर रहा है कि यहाँ हरि की पैड़ी नामक एक पक्का घाट है, अभी भी है वहां पर, यानी वर्तमान की बात हो रही है, और यहीं स्नान भी होता है, ठीक है। अब नीचे दी गई पाठ की इन पंक्तियों को पढ़कर बताइए इनमें क्रिया कौन से काल को प्रदर्शित कर रही है, भूतकाल को, वर्तमान को या भविष्य को। तो एक एक करके इन पंक्तियों को पढ़ते हैं। निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दान दीजिएगा, यानी कि भविष्य की बात हो रही है कि आप इसे स्थान दान देंगे, जगह देंगे। अगला, यह भूमि 3 और सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी है, वर्तमान की बात हो रही है, ठीक है। वृक्ष ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं, यहाँ पर भी वर्तमान की बात हो रही है, वर्तमान काल। चित्त में बारंबार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होता था यानी कि भूतकाल की बात हो रही है, जो बीत चुका है। मैं दीवान कृपा राम के घर के ऊपर के बंगले पर टिका था यानी कि यहाँ पर भी भूतकाल की बात हो रही है, ठीक है। तो बच्चों, आप जानते ही होंगे कि काल किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने के समय का पता चलता है उसे हम काल कहते हैं। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि कोई क्रिया जो है वो कब हुई है या कब होगी या कब हो रही है, ठीक है, जिससे हमें पता चले कि कोई क्रिया कब हुई, कब हो रही है या कब होगी, उसे भी हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। और काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब इन वाक्यों के काल को अन्य कालों में बदलकर लिखिए और नए वाक्य बनाइए। अब जो ऊपर हमने वाक्य पढ़े हैं, अब हमें इन्हें क्या करना है, अन्य कालों में बदलना है। अगर भविष्य काल का है तो हमें वर्तमान में और भूतकाल में बदलना है, वर्तमान काल वाले को हमें भूतकाल और भविष्य काल में, इसी तरह से इन्हें भी हमें दूसरे कालों में बदलना है और नए वाक्य बनाने हैं। तो जैसे पहला वाक्य, निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दान दीजिएगा, तो ये भविष्य काल का था, तो इसे हमें वर्तमान में और भूतकाल में बदलना है। तो निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दान देते हैं, तो ये हो गया वर्तमान काल। और दूसरा, निश्चय है कि आपने इस पत्र को स्थान दान दिया, यानी कि भूतकाल। उसी तरह से अगला, यह भूमि 3 और सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी है, तो ये वर्तमान काल का था, ठीक है। तो इसे आपको भूतकाल में और भविष्य काल में बदलना था। तो किस तरह से बदलेंगे, यह भूमि 3 और सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी थी, यानी भूतकाल। यह भूमि 3 और सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी होगी, यानी कि भविष्यकाल। तो इसी तरह से आपको बाकी के वाक्य भी बनाने हैं कि वृक्ष ऐसे हैं कि पत्थर मारने से फल देते हैं, वर्तमान काल का वाक्य था, इसे भूतकाल और भविष्य में बदलना है। तो वृक्ष ऐसे थे कि पत्थर मारने से फल देते थे, ठीक है, देते थे यानी भूतकाल। वृक्ष ऐसे होंगे कि पत्थर मारने से फल देंगे, देंगे यानी कि भविष्यकाल। फिर अगली पंक्तियां थी, चित्त में बारंबार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होता था, तो ये भूतकाल का वाक्य था, तो हमें इसे वर्तमान और भविष्य में बदलना है। तो चित्त में बारंबार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होता है, यानी वर्तमान काल में बदल दिया।
चित्त में बारंबार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होता होगा, यानी भविष्यकाल। फिर अगली पंक्तियां, मैं दीवान कृपाराम के घर के ऊपर के बंगले पर टिका था, भूतकाल का वाक्य है, तो इसे हमें वर्तमान में और भविष्यकाल में बदलना है। मैं दीवान कृपाराम के घर के ऊपर के बंगले पर टिकता हूँ, यानी वर्तमान काल। मैं दीवान कृपाराम के घर के ऊपर के बंगले पर टिकूंगा, यानी कि भविष्यकाल। अगला प्रश्न, पत्र की रचना। और संपादक महाशय, मैं चित्त से तो अब तक वहीं निवास करता हूँ। इस पंक्ति में लेखक संपादक महोदय को संबोधित करके अपनी बात लिख रहे हैं। आप जानते ही होंगे कि पत्र जिस व्यक्ति के लिए लिखा जाता है उसे संबोधित किया जाता है। पत्र के अंत में अपना नाम लिखा जाता है ताकि पत्र पाने वाले को पता चल सके कि पत्र किसने लिखा है। अब नीचे इस पत्र की कुछ विशेषताएं दी गई हैं। अपने समूह के साथ मिलकर इन विशेषताओं से जुड़े वाक्यों से इनका मिलान कीजिए। तो यहाँ पर दी गई हैं हमें विशेषताएं और यहाँ पर उदाहरण। तो पहली विशेषता क्या है? व्यक्तिपरकता। ठीक है। पत्र लेखन में लेखक के विचार, अनुभव और भावनाएं प्रमुख होते हैं। तो इसका पता हमें किससे चलता है? जैसे मुझे हरिद्वार का समाचार लिखने में बड़ा आनंद होता है। ठीक है। यहाँ पर वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं और इस उदाहरण से भी लेखक की व्यक्तिपरकता का पता चलता है कि वो अपने विचार, अनुभव और भावनाएं जो हैं व्यक्त कर रहे हैं। फिर दूसरी विशेषता, संवादात्मकता। पत्र संवाद का रूप है, पाठक से सीधा संवाद होता है। तो किससे पता लग रहा है कि एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके, तो यानी कि सीधा पाठक से संवाद किया जा रहा है इसमें। ठीक है। और इसे भी आप लगा सकते हैं कि मुझे हरिद्वार का समाचार लिखने में बड़ा आनंद होता है। या ये भी लगा सकते हैं कि ग्रहण में बड़े आनंद पूर्वक स्नान किया, यानी कि सीधा संवाद किससे किया जा रहा है? पाठक से, पढ़ने वालों से। तीसरी विशेषता है स्वाभाविक शैली। भाषा कृत्रिम नहीं होती, भावनाओं के अनुरूप होती है। तो इसका किससे पता चलता है कि और संपादक महाशय, मैं चित्त से तो अब तक वहीं निवास करता हूँ। फिर अगली विशेषता है व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन, जहां लेखक अपने वास्तविक अनुभव को साझा करता है। तो किन किन उदाहरणों से पता लगता है? एक तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उन्होंने अनुभव किया कि ग्रहण में बड़े आनंद पूर्वक स्नान किया। ठीक है, ये उनका अनुभव हो गया हरिद्वार का। ठीक है। और एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके, इससे भी उनके अनुभव का पता लगता है कि उन्होंने हरिद्वार में क्या क्या अनुभव किया। फिर अगली विशेषता, अभिवादन या संबोधन। पत्र का आरंभ जिसमें संबोधित व्यक्ति को आदर पूर्वक संबोधित किया जाए। तो ये हमें इस पंक्ति से पता चलता है, इस उदाहरण से पता चलता है। ठीक है। तो इसका मिलान इससे कर देंगे 5वें नंबर से। फिर उसके बाद हस्ताक्षर। लेखक अपने नाम या संबंध से पत्र को समाप्त करता है। तो इसका पता किससे चल रहा है? आपका मित्र, यात्री। ठीक है। यानी कि यहाँ पर उन्होंने अपना नाम लिखकर या अपने बारे में जो भी लिखा है उससे पत्र को समाप्त किया। फिर अगली विशेषता, उपसंहार और निवेदन। लेखक पत्र समाप्त करता है और अपनी इच्छा या निवेदन प्रकट करता है। तो ये किन पंक्तियों से पता लग रहा है? किस उदाहरण से पता लग रहा है हमें? ये पता लग रहा है इससे। ठीक है। और संपादक महाशय, मैं चित्त से तो अब तक वहीं निवास करता हूँ, निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दान दीजिएगा। यहाँ पर वो अपनी इच्छा या निवेदन प्रकट कर रहे हैं। ठीक है। फिर अगली विशेषता, मुख्य विषय वस्तु। तो मुख्य विषय वस्तु क्या है? हरिद्वार का वर्णन। ठीक है। हरिद्वार की प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिकता, साधु सन्यासियों का जीवन, नदी, पर्वत, जल, गंगा स्नान आदि का अत्यंत विस्तार से वर्णन। जैसे यह भूमि 3 और सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी है। तो इस तरह से आप इन विशेषताओं का उनके सही उदाहरणों से मिलान कर सकते हैं और आप एक विशेषता को एक से अधिक वाक्यों से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, पत्र। आपने जो यात्रा वर्णन पढ़ा है, इसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक संपादक को पत्र के रूप में लिखकर भेजा था। आप भी अपनी किसी यात्रा के विषय में अपने किसी परिचित को
पत्र लिखकर बताइए कि आप भी अपनी किसी यात्रा के बारे में अपने किसी भी जानने वाले, पहचान वाले को पत्र लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको उदाहरण दे दिया है, जैसे आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं, प्रिय मित्र रवि, सप्रेम नमस्कार, आशा करता हूँ कि तुम स्वस्थ होंगे। यह पत्र मैं तुम्हें अपनी हाल ही की शिमला यात्रा के विषय में बताने के लिए लिख रहा हूँ, जो मेरे जीवन का एक अविस्मरणीय अनुभव रहा। अविस्मरणीय यानी कि जिसे भुलाया ना जा सके। पिछले सप्ताह गर्मी की छुट्टियों में मैं अपने परिवार के साथ शिमला गया। वहाँ की ठंडी हवा, हरे भरे पहाड़ और बादलों से घिरी वादियां मन को अत्यंत भा गई। जब हम मॉल रोड पहुंचे तो चारों ओर विदेशी पर्यटकों की चहल पहल थी। हमने वहां का प्रसिद्ध रिज और जाखू मंदिर भी देखा। एक दिन हम कुफरी भी गए, जहां बर्फबारी के दृश्य ने मन को मोह लिया। सच कहूं तो पहाड़ों में बिताया गया हर क्षण यानी कि हर पल शांति और सुकून से भरा हुआ था। मुझे विश्वास है कि यदि तुम भी वहां जाओगे तो तुम्हारा मन भी वहां की सुंदरता में रम जाएगा। आशा करता हूं कि अगली बार हम साथ साथ ऐसी यात्रा पर जाएं। शेष कुशल है यानी बाकी सब अच्छा है, कुशल है। तुम अपने समाचार जल्द भेजना, तुम्हारा मित्र आदित्य। ठीक है, तो इस तरह से अपनी किसी भी एक यात्रा के विषय में आप अपने परिजन से, अपने मित्र से, अपने किसी भी जानने वाले को पत्र लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है शब्द से जुड़े शब्द। नीचे दिए गए स्थानों में हरिद्वार से जुड़े शब्द अपने मन से या पाठ से चुनकर लिखिए। ठीक है, तो हरिद्वार से संबंधित शब्द हमें यहाँ खाली जो जगह दी गई है इसमें लिखना है देव भूमि। ठीक है, और गंगा, योग नगरी। हरिद्वार क्या है? एक योग नगरी है। हर की पैड़ी, कुंभ मेला, मेला भी वहां लगता है। ठीक है, और हरिद्वार में पहाड़ हैं, घाट हैं। ठीक है, या इसके अलावा आप लिख सकते हैं तीर्थ स्थल हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है लेखन के अनोखे तरीके। हरिद्वार पाठ में लेखक ने हरिद्वार के अपने अनुभवों को बहुत ही साहित्यिक और कल्पनाशील भाषा में प्रस्तुत किया है, जिसमें कई स्थानों पर उन्होंने तुलनात्मक वाक्यों के माध्यम से दृश्यों का वर्णन किया है। जैसे हरी भरी लताओं की तुलना सज्जनों से इस प्रकार की गई है, पर्वतों पर अनेक प्रकार की वल्ली हरी भरी सज्जनों के शुभ मनोरथों की भांति फैल कर लहलहा रही है। अब नीचे कुछ तुलनात्मक वाक्य दिए गए हैं। पाठ में ढूंढिए कि इन तुलनात्मक वाक्यों को लेखक ने किस प्रकार विशिष्ट तरीके से लिखा है, यानी विशिष्टता प्रदान की है। नंबर 1, वृक्षों की तुलना साधुओं से की गई है। तो किस वाक्य से पता चलता है? वृक्ष ऐसे हैं कि पत्थर मारने से फल देते हैं। तो यहाँ साधु संतों की क्षमाशीलता और परोपकार वृक्षों के गुणों से जोड़े गए हैं। ठीक है, दूसरा, गंगा जल की मिठास की तुलना चीनी से की गई है। यहाँ का गंगा जल अत्यंत शीतल है और मिष्ट भी वैसा ही है मानो चीनी के पन्ने को बर्फ में जमाया है। तो यहाँ तुलना गंगा जल की शुद्धता और स्वाद को बेहद सजीव बनाती है। फिर तीसरा, हरियाली की तुलना गलीचे से की गई है, मानो हरे गलीचे की यात्रियों के विश्राम हेतु बिछायत बिछी हो। तो यहाँ प्रकृति को मानवीय भावों से जोड़ा गया है। चौथा, नदी की धारा की तुलना राजा भगीरथ के यश यानी कीर्ति से की गई है। एक और त्रिभुवन पावनी श्री गंगा जी की पवित्र धारा बहती है, जो राजा भगीरथ के उज्जवल कीर्ति की लता सी दिखाई देती है। यहाँ पर यश और नदी दोनों की व्यापकता को एक किया गया है। अगला प्रश्न, मैं उस पुण्य भूमि का वर्णन करता हूँ जहाँ प्रवेश करने ही से मन शुद्ध हो जाता है। पंडे भी यहाँ बड़े विलक्षण संतोषी हैं, एक पैसे को लाख करके मान लेते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों को ध्यान से देखिए, ये आज की हिंदी की तरह नहीं लिखी गई हैं। इसे लेखक ने
न केवल अपनी शैली में लिखा है अपितु इसमें प्राचीन हिंदी भाषा की छवि भी दिखाई देती है। नीचे कुछ पंक्तियां दी गई हैं, आप इन्हें आज की हिंदी में लिखिए। तो ये पंक्तियां हमें दी गई हैं, इन्हें हमें आज के हिंदी में लिखना है। जैसे, इन वृक्षों पर अनेक रंग के पक्षी चहचहाते हैं और नगर के दुष्ट बधिकों से निडर होकर कल्लोल करते हैं। तो इन पेड़ों पर, वृक्षों को पेड़ों कह दिया, कि इन पेड़ों पर रंग बिरंगे पक्षी निडर होकर चहचहाते हैं और खुशी से गाते हैं, वे शहर के शिकारियों से डरते नहीं। फिर अगला, वर्षा के कारण सब और हरियाली ही दृष्टि पड़ती थी, मानो हरे गलीचा की यात्रियों के विश्राम के लिए बिछायत बिछी हो। बारिश के कारण हर जगह हरियाली छा गई थी, मानो यात्रियों के आराम के लिए हरा गलीचा बिछा दिया हो। तीसरा, यह ऐसा निर्मल तीर्थ है कि इच्छा क्रोध की खानी जो मनुष्य हैं सो वहां रहते ही नहीं। तो यह इतना पवित्र तीर्थ है कि जो लोग इच्छा और क्रोध से भरे होते हैं वे वहां टिक ही नहीं पाते। चौथा, मेरा तो चित्त वहां जाते ही ऐसा प्रसन्न और निर्मल हुआ कि वर्णन के बाहर है, कि वहां पहुंचते ही मेरा मन इतना खुश और शांत हो गया कि उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। पांचवा, यहाँ रात्रि को ग्रहण हुआ और हम लोगों ने ग्रहण में बड़े आनंद पूर्वक स्नान किया और दिन में श्री भागवत का पारायण भी किया। तो यहाँ रात को ग्रहण लगा और हमने उस समय बहुत खुशी से स्नान किया और दिन में श्रीमद् भागवत का पाठ भी किया। नंबर 6, उस समय के पत्थर पर का भोजन का सुख सोने की थाल के भोजन से कहीं बढ़ के था। तो उस समय पत्थर पर बैठकर जो भोजन किया उसका आनंद सोने की थाली में खाने से कहीं अधिक था। अगला, निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दान दीजिएगा। कृपा आप इस पत्र को जरूर जगह दें। अगला प्रश्न, इस रचना में हरीशचंद्र जी ने कहीं कहीं प्राचीन वर्तनी का प्रयोग किया है, जैसे शिखर के लिए शिशर, यात्रियों के लिए जात्रियों। ऐसे शब्दों की सूची बनाइए, आप इन शब्दों को कैसे लिखते हैं कक्षा में चर्चा कीजिए। ठीक है, जैसे शिखर के लिए शिशिर का प्रयोग किया, यात्रियों के लिए जात्रियों का, तो वैसे ही शब्द हमें इस पत्र में से ढूंढने हैं। तो जैसे चित्त दिया गया है, चित्त को हम मन कहते हैं, कई जगह चित्त भी कहते हैं। खानी यानी खानी, वर्णन को विवरण, पारायण को पाठ या पठन कहते हैं। ठीक है, स्थान दान यानी स्थान देना, जगह देना, प्रसन्न खुश कहते हैं, निर्मल को हम शुद्ध स्वच्छ कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पाठ से आगे आपकी बात। मैंने गंगा जी के तट पर रसोई करके भोजन किया। क्या आपने कभी खुले वातावरण में या प्रकृति के पास भोजन किया है? वह अनुभव घर के खाने से कैसे भिन्न था? यानी बाहर खाना खाना घर के खाने से किस प्रकार अलग था? तो उत्तर है हाँ, एक बार हमने परिवार के साथ पहाड़ों में पिकनिक मनाई थी और वहीं नदी के किनारे बैठकर खाना खाया था। वह अनुभव बहुत खास था क्योंकि ठंडी हवा चल रही थी, पंछियों की आवाजें आ रही थी और आसपास हरियाली थी। घर का खाना तो आरामदायक होता है, पर बाहर का खाना प्रकृति के बीच ज्यादा स्वादिष्ट और आनंददायक लगता है। अगला प्रश्न, उस समय के पत्थर पर का भोजन का सुख सोने की थाल के भोजन से कहीं बढ़ के था। आपके जीवन में ऐसा कोई क्षण आया है, ऐसा कोई पल आया है जब किसी सामान्य सी वस्तु ने आपको गहरा सुख दिया हो? उसके बारे में बताइए। तो उत्तर है हाँ, एक बार जब मैं बहुत थका हुआ था और किसी ने मुझे सादा ठंडा पानी पीने को दिया तो वह पानी मुझे अमृत जैसा लगा। ऐसा लगा जैसे सारी थकान मिट गई है। उस समय, उस पल या उस समय समझ आया कि छोटी छोटी चीजें भी बहुत सुकून दे सकती हैं। अगला प्रश्न है, हर तरफ पवित्रता और प्रसन्नता बिखरी हुई थी। आपको किस स्थान पर पवित्रता और प्रसन्नता का अनुभव होता है? क्या कोई ऐसा स्थान है जहां जाते ही मन शांत हो गया हो? उस स्थान की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? तो उत्तर है
मुझे मंदिर में जाकर बहुत शांति और प्रसन्नता का अनुभव होता है। वहाँ की घंटियों की आवाज, शांत वातावरण, अगरबत्ती की खुशबू और लोगों की श्रद्धा भावना से मन अपने आप शांत हो जाता है। वहाँ बैठकर मन की सारी उलझनें दूर हो जाती हैं। प्रश्न 4 पाठ में वर्णित है, यहाँ के वृक्ष फल फूल गंध जले पर भी कोयले हैं और राख से लोगों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। क्या आपके जीवन में कोई पेड़, फूल या प्राकृतिक वस्तु है जिससे आप विशेष जुड़ाव महसूस करते हैं? क्यों? तो उत्तर है हाँ, मुझे तुलसी का पौधा बहुत प्रिय है। वह हमारे आंगन में है और मेरी दादी रोज उसकी पूजा करती थी। मुझे उसकी खुशबू और हरी पत्तियां बहुत अच्छी लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे वह घर को आशीर्वाद देती हूँ और उसकी उपस्थिति से घर पवित्र रहता हो। अब अगला प्रश्न है प्रकृति का सौंदर्य और संरक्षण। यह भूमि 3 और सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी है। आपने पत्र में पढ़ा कि हरिद्वार का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है। इस सौंदर्य को बनाए रखने में प्रत्येक मानव की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस विषय में अपने समूह में चर्चा कीजिए। इसके बाद अपने समूह के साथ मिलकर तीर्थ ही नहीं पृथ्वी भी पावन हो विषय पर जन जागरूकता पोस्टर बनाइए। तो पहले तो आपको भूमिका लिखनी है कि प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखने में मानव की क्या भूमिका होनी चाहिए, क्या योगदान होना चाहिए। तो जैसे कि हरिद्वार जैसी तीर्थ स्थली को साफ और सुंदर बनाए रखना हर यात्री का कर्तव्य है। नदी गंगा को प्रदूषित करने से बचाना चाहिए, उसमें प्लास्टिक, पूजा सामग्री या कचरा नहीं डालना चाहिए। प्राकृतिक हरे भरे पर्वतों और जंगलों को बचाने के लिए पेड़ नहीं काटने चाहिए। तीर्थ तीर्थ यात्रा पर जाते समय पर्यावरण के प्रति सजग रहना चाहिए, जैसे कचरा एकत्र कर डस्टबिन में डालना। सभी को जागरूक करना चाहिए कि तीर्थ स्थान ही नहीं पूरी पृथ्वी ही पावन और पूजनीय है, यानी कि पूजा के योग्य है। फिर आपको जन जागरूकता पोस्टर बनाना है, तो वो आप खुद से बनाएंगे। जैसे आप शीर्षक दे देंगे उसे, तीर्थ ही नहीं पृथ्वी भी पावन हो। तो ये मोटे मोटे बड़े अक्षरों में होना चाहिए आपका शीर्षक। ठीक है। फिर कौन कौन से नारे लिखेंगे आप उसमें, जैसे हर जगह तीर्थ समान है जहाँ स्वच्छता और प्रकृति का सम्मान है। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, कूड़ा यहाँ वहाँ नहीं डस्टबिन में डालो। धार्मिक स्थलों की तरह पूरी धरती को समझो पवित्र। ठीक है। तो उस पोस्टर में आपको पहले तो शीर्षक लिखना है बड़े बड़े अक्षरों में, और चित्र भी बनाने हैं इस शीर्षक से संबंधित। ठीक है। जैसे तीर्थ बना दिया, ठीक है, पृथ्वी बना दी, गंगा बना दी, और ये नारे आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न स्वास्थ्य और योग। चित्त में बारंबार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होता था। अनेक लोग आज भी मन की शांति, स्वास्थ्य लाभ और भक्ति के लिए तीर्थ और पवित्र पर्वतीय स्थानों की यात्रा करते हैं। मन की शांति और स्वास्थ्य के लिए हमारे देश में हजारों वर्षों से योग भी किया जाता है। 5 मिनट ध्यान लगाकर या मौन बैठकर अपने आसपास की ध्वनियों को सुनिए। ध्वनि यानी कि आवाजों को सुनिए। अपनी श्वास यानी सांस पर ध्यान दीजिए तथा ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास कीजिए। इस अनुभव के विषय में एक अनुच्छेद लिखिए। तो इस तरह से आप अनुच्छेद लिखेंगे कि आज मैंने 5 मिनट तक ध्यानपूर्वक मौन बैठकर अपने चारों ओर की ध्वनियों को सुना और अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित किया। शुरू में ध्यान भटकता रहा, लेकिन धीरे धीरे मन शांत होता गया। पक्षियों की चहचहाट, पत्तों की सरसराहट और दूर से आती आवाजें पहले कभी इतनी स्पष्ट नहीं सुनी थी। अपनी सांसों की गति पर ध्यान देने से मन एक जगह टिकने लगा और एक हल्की सी शांति का अनुभव हुआ। यह छोटा सा ध्यान अभ्यास बहुत सुकून देने वाला था। इससे मन में एक ताजगी और प्रसन्नता का भाव जागा। फिर अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में अपने विद्यालय के कार्यक्रमों को बताने के लिए एक सूचना लिखिए जिसे सूचना पट पर लगाया जा सके। ठीक है। तो सूचना इस तरह से लिखी जाएगी, पहले दिनांक लिखेंगे, स्थान
लिखेंगे कि विद्यालय प्रांगण में हो रहा है, इस दिन हो रहा है, समय लिखेंगे, ठीक है। सभी छात्र छात्राओं, शिक्षकों और अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक विशेष योग सत्र का आयोजन किया जा रहा है। सत्र यानी सेशन। इस सत्र में योग प्रशिक्षक द्वारा प्राणायाम, योगासन और ध्यान की विधियां सिखाई जाएंगी। कार्यक्रम में सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। कृपया आरामदायक वस्त्र पहनकर समय से आएं और योगा मैट साथ लाएं। प्रधानाचार्य, ठीक है। तो इस तरह से सूचना लिखनी है आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न, सज्जन वृक्ष। सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं। आप जानते ही हैं कि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, किंतु हमारे ही कार्यों के कारण वे कम होते जा रहे हैं। आइए पेड़ पौधों को अपना मित्र बनाएं। तो यहाँ पर आपको एक पौधा लगाइए। तो यहाँ पर आपको एक पौधा लगाना है और उसकी देखभाल कीजिए ताकि वह कुछ वर्षों में बड़ा पेड़ बन सके। उसे एक नाम दीजिए और उसका मित्र बनिए। जैसे उदाहरण, मैंने अपने घर के पास खाली जमीन पर अमरूद का पौधा लगाया है। मैंने उसका नाम गुड्डू रखा है। गुड्डू अब मेरा हरा भरा मित्र बन गया है। मैं हर रोज उसे पानी देता हूँ, उसके पास बैठकर बातें करता हूँ और उसकी बढ़ती हुई पत्तियों को देखता हूँ। मेरा सपना है कि कुछ वर्षों में गुड्डू बड़ा पेड़ बन जाए और बहुत सारे मीठे अमरूद दे। अगले प्रश्न में उसके बारे में अपनी दैनंदिनी में नियमित रूप से लिखिए। दैनंदिनी यानी डायरी में। जैसे पौधा लगाया आपने, ठीक है। कब लगाया? 1 तारीख को लगाया, 1 अगस्त को, कि आज मैंने गुड्डू को मिट्टी में लगाया। वह छोटा सा हरा पौधा है। गुड्डू को पानी दिया और कहा अब हम अच्छे दोस्त हैं। फिर 4 अगस्त को आपने देखा कि उसकी पत्तियां अब और भी हरी दिख रही हैं। मैंने आज पास की घास साफ की। मैंने उसकी तस्वीर भी खींची। फिर 10 अगस्त को आपने नोटिस किया कि आज सुबह गुड्डू को पानी देने गया तो देखा कि उसकी 2 नई कोपलें निकल आई हैं। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने उसे प्यार से छुआ और कहा तुम बहुत अच्छे बढ़ रहे हो। तो इस तरह से आपको एक पौधा लगाना है और नियमित उसकी देखभाल करनी है और उसका निरीक्षण करना है कि वो कैसे कैसे बड़ा हो रहा है और अपनी डायरी में लिखना है। अगला प्रश्न, अपने शब्द। शीतल वायु स्पर्श ही से पावन करता हुआ संचार करता है। आइए एक रोचक गतिविधि करते हैं। शीतल शब्द को केंद्र में रखिए और उसके चारों ओर ये 4 बातें लिखिए, ठीक है। तो ये देखिए बीच में रखा शीतल शब्द को। अब उसके बारे में हमें ये 4 बातें लिखनी है, ठीक है। पहले तो उसका अर्थ बताना है कि क्या अर्थ होता है। तो शीतल का अर्थ क्या होता है? ठंडा। जैसे शीतल जल या वायु, ठीक है। और उसका विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द क्या होता है? उष्ण, ठीक है। और उसका समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द कौन सा है? शीतल का ठंडा या शांत, ठीक है। ये शीतल के पर्यायवाची हैं, समानार्थी। और यहाँ पर हमें शीतल शब्द से वाक्य प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे आप लिख सकते हैं, गर्मियों में शीतल हवा चलने से राहत मिलती है, ठीक है। अब इसी प्रकार आपके समूह का प्रत्येक सदस्य इस पत्र से एक एक शब्द चुनकर उसके लिए ऐसा ही शब्द चित्र बनाए जैसा हमें यहाँ पर ये शब्द चित्र दिया गया है कि एक शब्द को हमने रख लिया केंद्र में, ठीक है। फिर उसका हमें यहाँ पर अर्थ बताना है, यहाँ पर विपरीतार्थक शब्द बताना है, यहाँ पर समानार्थी और यहाँ पर वाक्य लिखना है उस शब्द के प्रयोग से, ठीक है। अगला प्रश्न, यात्रा के व्यय की गणना।
इस पत्र में आपने हरिद्वार की एक यात्रा का वर्णन पढ़ा। मान लीजिए कि आपको अपने मित्रों या अभिभावकों के साथ अपनी रुचि के किसी स्थान की यात्रा करनी है। उस स्थान को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मान लीजिए कि यात्रा के लिए आपको 1000 रुपये दिए गए हैं। यात्रा, खाना आदि सब मिलाकर एक व्यय विवरण बनाइए। और दूसरे प्रश्न में मान लीजिए कि आप इस यात्रा में एक छोटी वस्तु यानी स्मृति चिन्ह खरीदना चाहते हैं। आप क्या खरीदेंगे और क्यों? स्मृति चिन्ह कि ऐसा कोई चीज खरीदें, आप ऐसी कोई वस्तु खरीदें जो आपके लिए यादगार हो। संकेत भी दिया गया है, सोचिए क्या वह आवश्यक है कि जो चीज आप खरीद रहे हैं वो आपके लिए जरूरी है, और बजट कैसे संभालेंगे। ठीक है, तो पहले प्रश्न के उत्तर में आप क्या करेंगे, जो 1000 रुपये आपको दिए गए हैं यात्रा के लिए उसका व्यय विवरण लिखेंगे कि किस चीज में आपका कितना खर्चा हुआ। जैसे मान लीजिए अगर आप ताजमहल देखने गए हैं, आप दिल्ली में रहते हैं और आप ताजमहल देखने गए हैं, ठीक है, तो आपका बस यात्रा में आना जाना 300 रुपये लग गया मान लीजिए, ठीक है, अनुमान लगाया गया। और भोजन किया आपने यानी कि लंच 200 रुपये में, ठीक है। पानी और नाश्ता हो गया आपका लगभग 100 रुपये। और ताजमहल की एंट्री जो टिकट होती है उसके चार्जेस हो गए 100 रुपये, ठीक है। स्मृति चिन्ह आपने खरीदा 200 रुपये का, और कुल खर्च आपका हो गया 900। और फिर भी आपके 1000 में से 100 रुपये बच गए, ताकि अगर कोई भी आपके सामने कोई भी मतलब आपको ज़रूरत पड़ जाए अचानक से, तो आप उन 100 रुपये का इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। तो ये अनुमान लगाया गया केवल कि इतना आपका 1000 रुपये में ये बजट रहेगा। तो दूसरे प्रश्न में था कि आपको स्मृति चिन्ह खरीदना है और वो आपके लिए कितना आवश्यक है, आप बजट को कैसे संभालेंगे। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिख सकते हैं, मैं एक छोटा ताजमहल का क्रिस्टल मॉडल खरीदूंगा जो मुझे हमेशा यह यात्रा याद दिलाएगा। वह सस्ता है यानी कि 150 से 200 रुपये में मिल जाता है। देखने में भी सुंदर होता है, बहुत जगह भी नहीं घेरता और घर पर सजावट के लिए भी उपयोगी है। इससे मेरा बजट भी नहीं बिगड़ेगा और एक सुंदर यादगार भी मिल जाएगी। फिर अगला प्रश्न है, यात्रा सबके लिए। कल्पना कीजिए कि कुछ मित्रों का समूह एक यात्रा पर जा रहा है। आप एक मार्गदर्शक या टूरिस्ट गाइड हैं। आप इन सबकी यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? ठीक है, तो जैसे कि प्रयुक्त चित्र में सबकी अलग अलग आवश्यकताएं हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये जो चित्र दिया गया है इसमें सबकी जो है अलग अलग आवश्यकता हो सकती है। इन्हें ध्यान में रखते हुए सोचिए कि वहाँ पहुँचने, घूमने, भोजन आदि में आप कैसे सहायता करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो घूमने जा रहे हैं उसमें बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, ठीक है, जो दृष्टिबाधित यानी कि जो देख नहीं सकते वो भी हैं, और जो चल नहीं सकते यानी कि जो विकलांग हैं, ठीक है, वो भी हैं। तो आप उनकी सहायता कैसे करेंगे इस यात्रा को यादगार बनाने में, सुखद बनाने में? तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिख सकते हैं, इस यात्रा में बच्चे, वृद्ध, महिलाएं, दिव्यांग और दृष्टिबाधित सभी व्यक्ति जा रहे हैं। एक मार्गदर्शक के रूप में मैं सभी की जरूरतों का ध्यान रखूंगा। दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए हाथ पकड़कर मार्गदर्शन करूंगा और उन्हें आवाज से दिशा बताऊंगा। व्हीलचेयर वाले व्यक्ति के लिए रैंप और विशेष वाहन की व्यवस्था करूंगा। बुजुर्गों को आराम और दवा मिलती रहे इसका ध्यान रखूंगा। भोजन समय पर मिले, बच्चे सुरक्षित रहें और सभी स्थानों की जानकारी सरल भाषा में सबको दी जाए, यह सुनिश्चित करूंगा ताकि यात्रा सबके लिए सुखद हो। अगला प्रश्न है, अपने किसी मित्र के साथ बिना बोले संवाद कीजिए संकेतों से। बिना बोले बातचीत करनी है, वो भी इशारों में, संकेतों में। अब सोचिए कि यात्रा में श्रवण बाधित व्यक्ति के लिए क्या क्या आवश्यक होगा। मैंने बिना बोले अपने मित्र को पानी पीने का संकेत देकर बुलाया। उसने समझ लिया। इशारों की भाषा बहुत काम आती है। श्रवण बाधित व्यक्ति के लिए यात्रा में संकेत भाषा, लिखित संदेश, दृश्य संकेतक,
सहायक उपकरण और सहयोगी साथी आवश्यक होंगे। फिर अगला प्रश्न है, यात्रा करते हुए ऐतिहासिक धरोहरों या भवनों की सुरक्षा के लिए आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? तो उत्तर है, दीवारों, मूर्तियों या स्मारकों को छूना या नुकसान पहुंचाना मना है। कूड़ा कूड़ेदान में डालें, आसपास गंदगी ना फैलाएं, शांति बनाए रखें, फोटो खींचने के नियमों का पालन करें आदि। अगला प्रश्न आज की पहेली। पाठ में से शब्द खोजिए और नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। तो ये पाठ में से ही पहेली पूछी गई है। एक मसाले का नाम, जो पाठ में आया है दालचीनी, ठीक है, और जावित्री। कपास से जुड़ा एक शब्द जनेऊ, जो सूती धागे से बनता है। सूती धागे से बनता है। तीसरा, जहां स्नान होता है, हरि की पैड़ी, ठीक है। वृक्ष के किसी अंग का नाम, तो वृक्ष के किसी भी अंग का नाम लिख सकते हैं, जैसे फल, फूल, जड़, जो भी पाठ में आए हुए हैं। तो आप जड़ लिख सकते हैं, पत्ते लिख सकते हैं, फल, फूल आदि। एक नगर या तीर्थ का नाम, कनखल तीर्थ लिख सकते हैं आप, कनखल तीर्थ या हरिद्वार। व्यापार से जुड़ा स्थान, व्यापार से जुड़ा स्थान, वहां पर क्या है, दुकानें हैं। एक नदी का नाम, नदी का नाम गंगा। एक पर्वत का नाम विल्लव पर्वत, ठीक। एक धार्मिक ग्रंथ का नाम श्री भागवत। अगला प्रश्न झरोके से, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखे एक और पत्र का अंश नीचे दिया गया है, इसे पढ़िए और आपस में विचार कीजिए, ठीक है। तो आपको इस अंश को पढ़ना है और आपस में विचार विमर्श करना है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है खोजबीन के लिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक प्रसिद्ध नाटक है अंधेर नगरी, इसे पुस्तकालय या इंटरनेट से ढूंढकर लिखिए और अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए, ठीक है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो प्रसिद्ध नाटक है अंधेर नगरी, आपको इंटरनेट की सहायता से और पुस्तकालय की सहायता से उसे ढूंढना है और उसके बारे में जानकारी एकत्रित करनी है और अपने सहपाठियों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ उसे शेयर करना है। तो ये थे पार्ट 4 हरिद्वार के प्रश्न उत्तर। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपका किसी भी प्रश्न को लेकर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और यदि वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।